हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली कुछ चैप्टर्स फिनिश किए थे वन शॉट वीडियोस के अंदर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके जो चैप्टर नंबर 2 है उसके कुछ रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये क्वेश्चंस हमें जरूर करने हैं, ठीक है। यहाँ से बोर्ड में आने के चांसेस काफी हाई होते हैं, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm and the amount of charge on the capacitor plates will be। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। यहां पर आपको ये डायग्राम बना के दे रखा है, इसमें ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है? एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये वाला 10 ओम, एक ये 2 ओम दिया है। ये बैटरी का रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है इंटरनल, इसको ध्यान देना है। बैटरी का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, इट इज 0.5 ओम, राइट। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? इसकी हेल्प से हमें इस कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा ये पता लगाना है। तो पहले इसका पोटेंशियल पता लगा लें। पोटेंशियल पता लगाने के लिए पहले हम ये देखें कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करंट का पता लगाएंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R प्लस R। तो अगर हम रेजिस्टेंस, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 अपॉन 2 ओम हमारा एक्सटर्नल हो गया और 0.5 हो गया इंटरनल। सो इट विल बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट हमारा फ्लो हो रहा है। अब ये 1 एम्पियर करंट जब यहां से फ्लो होगा तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा। इट मींस वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस इनटू आई। सो हेंस वी कैन सी 0.5 वोल्ट। सो ये 0.5 वोल्ट इंटरनल में ड्रॉप हो गया। बाकी यहां टोटल था 2.5, टोटल क्या था? 2.5। तो वोल्टेज या फिर हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा? अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा? इट विल बी 2.5 माइनस 0.5, सो इट विल बी 2 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल हमें निकल गया अक्रॉस द कैपेसिटर। अब चार्ज निकालना बहुत आसान काम है। Q इक्वल्स टू CV लगा दो एंड C दिया है 4, V दिया है हमारा 2, सो 4 टू 8 माइक्रो कूलम हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज। सो आंसर विल बी दिस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब इसने कहा कि यूनिफॉर्म फील्ड है हमारा, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज फ्रीली रिलीज किया गया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज फ्रीली रिलीज किया जाएगा तो ये क्या करेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। एंड वी नो कि पोटेंशियल जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिक्रीज होता है। तो जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा इसका मतलब हमारा चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है एंड लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो हेंस व्हाट विल हैपन? द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B। ये यहाँ पर 3 स्पेस दिखा रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक पॉइंट A है यहाँ 20 वोल्ट पर, B पॉइंट 40 वोल्ट पर, इस वाले में A पॉइंट है 20 पर, B पॉइंट हो जाएगा हमारा 40 पर, इसमें A पॉइंट 20 पर और B पॉइंट हमारा 40 पर। सभी के सभी हमारे क्या हैं? सेम पोटेंशियल पर हैं। तो इसने अब ये बोला कि W इज इक्वल्स क्या निकालना है? चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम A टू B, ठीक है, A टू
बी मूव कर रहा है, देन वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ए से बी जा रहा है तो बी बी माइनस बी है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप देखो हर केस में क्या है, ये 40 20, यहाँ भी क्या है बी 40 और ए 20, यहाँ क्या है 40 एंड 20। तो इन ऑल द थ्री केसेस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज हमारा सेम है, इट मींस W भी सेम होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, द वर्क डन इज द सेम इन फिगर 1 2 एंड 3, तीनों में वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। स्टेटमेंट 1 क्या है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसका पोटेंशियल है सरफेस का 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। अब स्टेटमेंट 1 इसने बोला कि इसके अंदर जो होगा इनसाइड द स्फीयर फील्ड विल बी 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है। कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर है तो जितना पोटेंशियल हमारा सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल हमारा इनसाइड भी होगा। सो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ क्या होगा, S1 is true, S2 is false, S1 S2 both are false, S1 is true, S2 is also true, S1 is the cause of S2, yes। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि S1 जो है वो कॉज है S2 का, क्यों, क्योंकि S2 क्या है हमारा पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होगा तो E इक्वल्स टू क्या होता है dB अपॉन dr। अब dB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो dB 0 हो जाएगा, दैट इज बाई E भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इक्विपोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज द टोटल सम इज नॉट 0 आर अप्रोक्सीमेटली। तो देखो यहाँ पर जब बहुत सारे चार्जेस होंगे हमारे पास, मे बी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन, तो इन सारे के सारे चार्जेस की वजह से एट लार्ज डिस्टेंस जो हमारा इक्विपोटेंशियल बनता है इट इज ऑलवेज स्फेरिकल, सो स्फीयर्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द स्फेरिकल, क्लियर। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor is made two dielectric blocks in series. One block has thickness D1 and the dielectric constant K1, and other has D2 and dielectric constant K2 as shown in the figure. This arrangement can be thought as the dielectric slab of thickness D, which is D1 plus D2, and effective dielectric constant K. Then the K is, तो देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। अब 1/A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है तो A एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ K1 है तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 हो जाएगा, प्लस D2 अपॉन K2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा हमारा क्या, K1 K2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा K2 D1 प्लस K1 D2, ये आ गया हमारा 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ये हो गया मेरा C इक्विवेलेंट। अब इसने कहा कि दिस अरेंजमेंट कैन थॉट एज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब एक ही सिंगल अरेंजमेंट भी हो सकता है, उसकी तरह हम इसको थॉट कर सकते हैं। तो सिंगल अरेंजमेंट जब इसको हम मानकर चलेंगे तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दैट केस C इक्विवेलेंट विल बी A एप्सिलॉन नॉट K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस D2, ये हो जाएगा। तो जब यहां से हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्विवेलेंट कैपेसिटी और इस वाली इक्विवेलेंट कैपेसिटी को, तो आप देखो A एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है, K की वैल्यू बेसिकली हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, K
अपॉन d1 प्लस d2 जो मिल जाएगा ये हमें मिल जाएगा k1 k2 अपॉन d1 या k1 d2 प्लस k2 d1 ये मिल जाएगा। अब अगर ये मिल गया तो हम इधर से इसको रफ करेंगे यहां से, एंड ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या मिलेगी आपको, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, देखो k विल बी, ये d1 d2 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो k1 k2 ब्रैकेट में हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन k1 d2 प्लस k2 d1, ये हो गया। तो यहां से आंसर क्या बनेगा हमारा, देखो आंसर हमारा बेसिकली जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, k1 k2 d1 प्लस d2 अपॉन k1 प्लस k2। यहां पर दिस आंसर मस्ट बी दिस सी, यहां पर k की वैल्यू जो है ये k1 k2 d1 प्लस d2 अपॉन k1 d2 प्लस k2 d1 आनी चाहिए, राइट, क्योंकि इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, यही टर्म मिलने वाली है। सो आंसर शुड बी दिस, बट यहां पर ये जो लिखा हुआ है k1 प्लस k2 इसके साथ क्या आएगा, k1 d1 this and this will be k1 d2 k2 d1, this will be the answer, right। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारे अब रीजन असर्शन स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से हम रीजन असर्शन को करेंगे, ठीक है। रीजन असर्शन में आप जानते हो जो पार्ट ए होता है वो हमारा दोनों ट्रू एंड उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होती है, एंड बी ऑप्शन जो होता है उसमें बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू होंगे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी ऑप्शन में असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, एंड डी ऑप्शन में दोनों फॉल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस जनरली कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, जहाँ से भी जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से लगाने हैं। जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ही आपको ये इजी हो जाएगा बोर्ड में अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स in an electric field is independent of the path followed by the charge between these points। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ये बिल्कुल सही बात है। W इक्वल्स टू क्या होता है, Q, और सीधा सीधा BA का पोटेंशियल BB का पोटेंशियल इस पर डिपेंड है। बाकी बीच में आप किस रास्ते से आए हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो असर्शन हमारा ट्रू है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये गलत है क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। A is true, B is false, C यहां पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। अब मान लो ये कोई हमारे पास सरफेस है, इसमें हमने एक कैविटी बना ली, राइट, तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ये बिल्कुल सही बात है। शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। द चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद कैविटी। तो इसमें क्या है, फील्ड जीरो क्यों है, क्योंकि आउटसाइड रिसाइड करते हैं। तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज सेल। एंड नीचे क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज सेल। तो अगर हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज सेल है तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल निकालेंगे वो कितना होगा हमारा, KQ अपॉन R होगा। अब ये हर सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इतना ही होगा, अंदर भी उतना ही होगा। मतलब सेल के किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, इनसाइड, आउटसाइड और मे बी ऑन द सरफेस, आउटसाइड नहीं, ऑन द सरफेस और इनसाइड, हर जगह पर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसने यही बोला है कि अक्रॉस द सरफेस पूछा है, तो ये पोटेंशियल तो सेम रहेगा अक्रॉस द सरफेस। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर होता है, अंदर हो जाता है जीरो, अंदर हो जाता है जीरो, और बाहर की तरफ आप देखोगे तो और वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, हर जगह पर चेंज हो रहा है, इनसाइड भी अलग है, सरफेस पे भी अलग है, और आउटसाइड भी अलग है। सो दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। एग्जैक्ट सही है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड सेल, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों ही हमारे ट्रू हैं, बट ये इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, सो दैट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। सो ऑप्शन बी विल बी ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ पॉइंट चार्ज द कोसेंट्रिक स्फीयर्स सेंटर्ड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अगर हमने कहा कि भाई एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो सरफेसेस बनेंगे कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, सही है। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल है जीरो वैल्यू, ये गलत है। पोटेंशियल जीरो होगा इस बात की श्योरिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, पोलर होंगे तो क्या होगा, अलग अलग इनके पोल्स डिसाइडेड होंगे। ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल होगा तो अलग अलग पोल्स, चार्जेस हमारे जो हैं वो थोड़ा सा रिसाइड होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है उनके बीच में, एक डायपोल बनाते हैं, परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है पोलर्स के अंदर। इन द पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, कोइंसाइड नहीं करता इन दोनों का, पोलर में कोइंसाइड नहीं करता, पोलर में तो अलग अलग होता है हमारा दोनों चार्जेस का सेंटर। तो इट मीन्स रीजन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज false, assertion is true, reason is false, C option is correct. Next देखिए, the dielectric polarization means formation of positive and negative charges inside the dielectric. The dielectric polarization means formation of positive and negative charges inside the dielectric. बिल्कुल सही बात है, अगर हम पोलराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दिस प्रोसेस, ये गलत है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नहीं होंगे, बस सेपरेशन हो जाएगा चार्जेस में। सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। सो अगेन ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो, सही है, ये जीरो होगा इन द एब्सेंस ऑफ, बिकॉज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। द डायपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दोनों ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू एडजेसेंट कंडक्टर्स ऑफ अनइक्वल डायमेंशंस कैरी द सेम पॉजिटिव चार्ज हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ये दो हमारे कंडक्टर्स हैं, सपोज वो किसी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अनइक्वल डायमेंशंस हैं, रेडियस दोनों का अलग अलग है, एक का r1 हो सकता है, दूसरे का r2 हो सकता है। कैरिंग द सेम पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, चार्ज हमारा सेम है तो ऑब्वियस से बात है पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डायमेंशन दोनों का अलग अलग है। The potential of conductor depends upon the charge given to it, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, सो दैट इज बाय बी ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ अ कैपेसिटर इज स्मॉल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ अ कैपेसिटर इज स्मॉल। दो कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होता है, ये कह रहा है। दूसरे में क्या बोला, ए कैपेसिटर इज सो कॉन्फ़िगर्ड दैट इट कन्फाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन द स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। A capacitor is so configured that it confines the electric field lines within a small region of space. तो ये दोनों ही हमारे ट्रू स्टेटमेंट हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ये डिफरेंस भी यहाँ थोड़ा सा ही होता है एंड
रीजन में जो स्पेस जो हमारा होता है, रीजन ऑफ स्पेस, इसमें भी हमारा इसी तरह से फील्ड कन्फाइंड होता है। सो अगेन बी ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन अ प्लेट कैपेसिटर मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब देखो चार्ज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस इज जस्ट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। तो चार्ज पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो बोथ आर रॉन्ग। इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज। अब क्या फॉर्मूला होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटी का। अगर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सही है स्टेटमेंट। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये भी ठीक है और ये एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, if the distance between the parallel plate of a capacitor is half, its capacitance is doubled, तो C is equals to A epsilon naught upon D से देखेंगे तो बिल्कुल डबल हो जाएगी अगर इसको हाफ करोगे, ठीक है। The capacitance depends on the introduced dielectric, ये भी ठीक है, कैपेसिटेंस हमारी डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करती है। Both are true but there is no connection, so that is why option B will be correct. Next, yes, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग इंसुलेटिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स एंड रीजन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग द इंसुलेटिंग स्लैब्स। अब देखिए, अगर हम इंसुलेटिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे प्लेट्स के बीच में तो क्या होगा, कुछ इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन व्हाट हैपेंस, जो नेट फील्ड होगा हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंड्यूस फील्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये रीजन तो फॉल्स हो गया। असर्शन देख लेते हैं। अब ई अगर डिक्रीज कर रहा है तो V इज इक्वल्स टू ई डी होता है, ई डिक्रीज कर रहा है तो B भी डिक्रीज करेगा और C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो अगर V डिक्रीज कर रहा है तो C बढ़ेगा, सो दैट इज वाई ये अनअफेक्टेड भी नहीं रहेगा, तो ये असर्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हेंस बोथ विल बी रॉन्ग, बोथ विल बी फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, चार्ज ऑन ऑल द कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम, चार्ज सेम होता है, ये क्लियर है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया। अब ये यहाँ पर देखो आप, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, सो ये इनवर्सली डिपेंड नहीं है, डायरेक्टली डिपेंड है एरिया के, तो ये रीजन असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो सम है सीधा सीधा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम है एंड इन सच अ कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, तो ये बिल्कुल ठीक है, वोल्टेज हमारा सेम ही रहता है, ठीक है, वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो बोथ आर ट्रू, बट इनका लिंक नहीं है, सो दैट इज वाई जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि सम ऑफ द कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यहाँ पर। रीजन असर्शन के आपके 15 क्वेश्चंस थे एंड 6-7 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। देन आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, देन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ MCQs लेकर आएंगे, ठीक है। देन अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड जो हमारी रीजन असर्शन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।